नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज लोकसभा में हमारे सांसदों से देश ने विनम्रता की ऐसी शिक्षा ली है जो पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी। जो सांसद एयर इंडिया के अधिकारी को 25 बार सैंडल से मारकर और उसे गर्व से बताते हुए घूम रहे थे, वो आज लोकसभा के अंदर खड़े होकर खुद को विनम्रता की मूर्ति बता रहे थे। विनम्रता ऐसी कि कैबिनेट मंत्री तक कैबिनेट के ही अपने साथी से धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। विनम्रता ऐसी कि शिवसेना के सांसदों ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को सदन के अंदर घेर लिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ यह कह दिया कि बात सांसद की नहीं, एक पैसेंजर की है और फ्लाइट में सेफ्टी से कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद तो शिवसेना के नेताओं ने जो विनम्रता दिखाई, उसमें सैंडल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ की विनम्रता भी कम पड़ गई। सरकार को धमकी, एयरलाइंस को धमकी, उड़ान बंद कर देने की धमकी। आज देश ने अपने नेताओं की विनम्रता को अच्छी तरह से देख लिया। सैंडल मार सांसद के तौर पर देश भर में ख्याति बटोर चुके शिवसेना सांसद रविंद्र, इसके बाद तो शिवसेना के नेताओं में विनम्रता दिखाने की होड़ सी लग गई। इसमें शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को विनम्रता में सबसे ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। हमारे खिलाफ इस प्रकार से अगर सेक्शन दर्ज किया है तो हमको भी आप फ्लाइट में चढ़ने नहीं देंगे। और ये तय करने वाली विमान कंपनियां कौन है? ये सभी एयरलाइंस जिनके जो मालिक है, आप अगर उनकी इंक्वायरी करो तो सबके एक के ऊपर तो दाऊद इब्राहिम के साथ सीधा साठगांठ का आरोप है। 10 तारीख तक ये मामला नहीं सुलझा तो हम एनडीए के मीटिंग में नहीं जाएंगे। और ये मैं उद्धव जी से बात करने के बाद आपसे बयान, आपका भाई मेरा बयान है, पार्टी चीफ का बयान है, समझ लीजिए, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं कि सैंडल मार नेता के तौर पर मशहूर हो गए रविंद्र गायकवाड़ की उड़ान पर बैन का मामला शाम तक कुछ कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचता हुआ दिखा जब रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के अधिकारी से मारपीट करने के मामले में केंद्रीय उड्डयन मंत्री को खेद जताने वाला पत्र लिखा। एयर इंडिया ने भी कहा कि अगर सांसद माफी मांग ले तो वो प्रतिबंध पर फिर से विचार करेंगे। खबरदार में अब बात केजरीवाल सरकार की कुंडली खोलने वाली उस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट की, जिसके सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक बारूद मिल गया है। वो भी तब जब इसी महीने दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल सरकार ने इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए और इसे दूसरे मुद्दों से भटकाने की साजिश बताया। लेकिन शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से जो बातें सामने आई हैं, वो केजरीवाल सरकार की वर्किंग स्टाइल पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। सरकार में सलाहकार के नाम पर करीबियों की मनमानी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री की बेटी को ही हेल्थ मिशन में सलाहकार बना दिया। पार्टी का ऑफिस बनाने के लिए मनमाने तरीके से जगह का आवंटन। ऑफिस के नाम पर रहने के लिए सरकारी बंगले और फ्लैट आवंटन। बिना उचित अनुमति मंत्रियों और विधायकों के विदेश दौरे। उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना मनमाने फैसलों की खुली छूट। 3 सदस्यीय शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के इस हेडक्वार्टर का भी जिक्र है जो 206 राउस एवेन्यू पर है। और सवाल उठाए गए हैं कि जब दिल्ली में राजधानी क्षेत्र में जमीन का मसला चुनी हुई सरकार के पास नहीं है तो आखिर किस अधिकार के तहत अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने खुद की पार्टी को यहाँ पर हेडक्वार्टर के लिए जगह दी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के इस तरह के फैसलों की लंबी लिस्ट है जिसके बारे में कहा गया है कि ये फैसले संवैधानिक अधिकारों से बाहर जाकर मनमाने तरीके से किए गए। दिल्ली में सत्ता के मनमाने दुरुपयोग की तरफ इशारा करने वाली शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट केजरीवाल सरकार पर बड़े सवाल कर रही है। दिल्ली सरकार के फैसलों के नियमों के मुताबिक होने या न होने की जांच के लिए पूर्व एलजी नजीब जंग ने शुंगलू कमेटी बनाई थी। 3 सदस्यीय शुंगलू कमेटी में केजरीवाल सरकार के फैसलों से जुड़ी 404 फाइलों पर रिसर्च किया गया। इन फाइलों को देखने के बाद 100 पन्ने की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कई फैसलों को नियमों और अधिकारों के बाहर बताया गया। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब फैसले अप्रैल 2015 में सीएम केजरीवाल के उस ऑर्डर के बाद किए गए जिस ऑर्डर में केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों को उपराज्यपाल की अनुमति के बिना निर्णय लेने को कहा था। शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा की गई मनमानी नियुक्तियों और मनमाने फैसलों के बारे में बताया है। बायोडाटा उसमें फाइल में नहीं है, फाइल मैंने खुद देखी है। उस फाइल के ऊपर मैंने कई सारी क्वेरीज लगाई थी, पूछा था कि उसको क्या तनख्वाह दी गई है, क्या फैसिलिटी दी गई है। वो फाइल कभी मेरे पास वापस नहीं आई घूम के। फाइल क्यों नहीं वापस आई? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और मुझे जहाँ तक जानकारी अफसरों को बुला के
गलत नोटिंग एलजी हाउस में लिखवाई गई है। के चुनाव भी करीब हैं, इसलिए केजरीवाल सरकार के लिए शुंगलू कमेटी मुसीबत का सबब बन गई है। हम लोग कल दिल्ली में 272 के 272 कॉर्पोरेशन वार्ड्स में हम प्रदर्शन करेंगे, केजरीवाल से इस्तीफा मांगेंगे और काला दिवस कल दिल्ली कांग्रेस 272 के 272 वार्ड। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी को सलाहकार बनाने का मामला हो, या फिर इस तरह की कई और नियुक्तियां, या फिर आम आदमी पार्टी को पार्टी ऑफिस के लिए जगह देने का मामला हो, या फिर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को ऑफिस के नाम पर रहने के लिए सरकारी आवास का आवंटन, कई फैसलों पर केजरीवाल सरकार इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है और इसे दूसरे मामलों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रही है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के नेता केजरीवाल सरकार पर हल्ला बोलने का ऐसा बड़ा मौका चूकना नहीं चाहते। सम्मत क्या कार्रवाई होती है वो संविधान देखे। जनता की अदालत में मनोज तिवारी अब निकल चुका है और 23 अप्रैल को जनता को मैं जिस तरह से बताऊंगा, 23 अप्रैल को जनता फैसला करेगी कि इस दिल्ली से किस प्रकार से इस आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ देना। सवाल यह है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब आगे क्या होगा, क्योंकि खुद वीके शुंगलू ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ फाइलों का अध्ययन करके फैक्ट सामने रखे। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार की वर्किंग स्टाइल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल को फैसला करना है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद वो आगे कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, और अगर कोई एक्शन होता है तो फिर केजरीवाल सरकार का रिएक्शन क्या होगा। खबरदार में अब हम बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा से चीन को लगी तीखी मिर्च का विश्लेषण करेंगे, जिसके असर से चीन की जुबान भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, जिन्हें चीन तिब्बत का अलगाववादी नेता मानता है। दूसरी वजह है अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा जिसे चीन अपना बनाने की हसरत पाले हुए है। इसीलिए जब तिब्बत के 81 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा मंगलवार को उत्तर पूर्वी राज्यों के 9 दिनी दौरे पर अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला पहुंचे, तो चीन के दिल में गहरा कूटनीतिक दर्द उठने लगा। इसका इजहार चीन की सरकार के साथ साथ चीन की मीडिया भी खुलकर कर रही है। दलाई लामा और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी चीन की चिढ़ का ऐतिहासिक और भौगोलिक विश्लेषण भी आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा से चीन को आए डबल हार्ट अटैक की डिटेल्ड रिपोर्ट देख लेनी चाहिए। मानो वहां बौद्ध धर्म के अनुयायियों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। मैं इस समय हूँ थुपसे धारियलिंग मॉनेस्ट्री पर, जो हाल ही में बनी है, लेकिन उसकी खासियत यह है कि यहाँ पर हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं दलाई लामा के दर्शन पाने के लिए। और उसके साथ साथ भारत और तिब्बत के झंडे ये बताते हैं कि दोनों देशों में कितना पारस्परिक प्रेम है। कितनी खुशी है इस बार देख। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। इस बार ही दलाई लामा मुझे बहुत साल का बात है, इस बार ही बहुत खुश लगा, सब एक्साइटेड थे। हमने बहुत सारा वेट किया दलाई लामा के लिए ना, तो इसलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। उनके भक्ति के दौरान वो अब तक ठीक है, तो मैं वही कहना चाहूंगी। ये तो हम लोग भगवान ही है, किसी के लिए ना, हर किसी के लिए इच्छा है यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा के दर्शन पाकर लोग खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा को देखकर चीन के दिल में धमाके हो रहे हैं। चीन सीमावर्ती इलाकों में बिना किसी वजह के दलाई लामा की यात्रा का कड़ा विरोध करता है। चीन भारत पूर्वोत्तर सीमा पर हमारा रुख साफ है, वहीं दलाई लामा यहाँ क्या करते हैं उससे भारत परिचित है। भारत द्वारा उन्हें यहाँ न्योता देना दोनों देशों के बीच हुए समझौते को तोड़ता है और सीमा पर तनाव पैदा करता है। अब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाकर चीन की सीमा में तो घुस नहीं गए, तो फिर चीन अपनी सीमा क्यों लांघ रहा है? इसकी दो बड़ी वजह है। पहली ये कि साल 1959 में तिब्बत में चीनी सेना के खिलाफ विद्रोह के दौरान दलाई लामा तवांग के रास्ते भागकर भारत आए थे। उसी तवांग में दलाई लामा ने 2 बौद्ध मठों का दौरा किया। दलाई लामा पर चीन की चोंचलेबाजी में चीन की मीडिया भी पीछे नहीं। चीनी सरकार के पिट्ठू माने जाने वाले कई अखबारों में तो भारत को खुल्लम खुल्ला धमकियां छापी जा रही हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे आर्टिकल में लिखा है दलाई लामा इस विवादित इलाके में पहले भी जा चुके हैं, लेकिन इस बार फर्क ये है कि भारत के जूनियर होम मिनिस्टर किरण रिजिजू ने न सिर्फ उनकी अगवानी की बल्कि उनके साथ भी बने रहे।
ग्लोबल टाइम्स का मानना है कि भारत दलाई लामा का इस्तेमाल चीन के खिलाफ जैसे को तैसा के तर्ज पर कर रहा है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता और पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर चीन के रुख से नाराज भारत इस तरह के कदम उठा रहा है। चाइना डेली के संपादकीय के मुताबिक अगर भारत ने अपना रुख नहीं बदला तो हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। में दलाई लामा के कदमों की आवाज से चीन के कान फट रहे हैं और आज तो दलाई लामा ने भी चीन को चिढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। At present circumstances, if I go there, I think at the airport maybe chained. 9 years with Chinese communist. During that period, sometimes I sort of express, I learn how to practice hypocrisy. ये कोई पहली बार नहीं है जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए। दलाई लामा ने 1983 से 2009 के बीच 6 बार अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की। दलाई लामा पहली बार 1983 में अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए थे। साल 2009 में उन्होंने छठी बार अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी। अब दलाई लामा के कदम एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की धरती पर पड़े हैं तो हर बार की तरह इस बार भी चीन को अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती सी महसूस। India never interfered into the internal affairs of China. We also never questioned the Chinese sovereignty, and India has respectfully adhered to one China policy. So we expect that China also should not interfere in our internal matters. दलाई लामा भारत के मेहमान हैं। वो कहां जाते हैं, कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, इससे अगर भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता तो चीन कौन होता है। असलियत ये है कि तवांग पर अधिकार करके चीन तिब्बती बौद्ध केंद्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चीन की नजर में तवांग का सामरिक महत्व भी उसकी चिढ़न की बड़ी वजह है। क्यों जाएं, यह हिंदुस्तान को देखना है, ना कि चीन को। चीन को अगर इससे मिर्ची लगती है तो लगती रहे। तवांग अरुणाचल प्रदेश से मनोज्ञा लोईवाल, आज तक। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चीन में यह कहावत भले ही प्रचलित न हो, लेकिन दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा से बौखलाया चीन इस कहावत का सटीक उदाहरण बन गया है। अब हम एक एक करके चीन के मन में दलाई लामा के प्रति नफरत और अरुणाचल प्रदेश को लेकर लालच की वजह का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि 81 साल के बुजुर्ग दलाई लामा से चीन इतना क्यों चिढ़ता है। दरअसल चीन और दलाई लामा के बीच दुश्मनी का इतिहास ही चीन और तिब्बत के रिश्तों का इतिहास है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि 12वीं सदी तक तिब्बत एक आजाद देश था जो भारत और चीन के बीच बफर स्टेट यानी विवादित जगह बना हुआ था। भारत के साथ तो तिब्बत के सदियों पुराने संबंध रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में तिब्बत में भारतीय रेल चलती थी, तिब्बत में भारतीय डाकघर और भारतीय पुलिस मौजूद थी और भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी तिब्बत की रक्षा के लिए तैनात थी। इतना ही नहीं, तिब्बत में भारतीय मुद्रा चलती थी, यानी भूटान की तरह तिब्बत भी विदेशी और सुरक्षा के मामलों में भारत पर निर्भर था। लेकिन भारत की आजादी के बाद चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और अपना हिस्सा बना लिया। तिब्बत के लोगों ने चीन की इस चाल का विरोध किया तो चीन ने तिब्बत के बौद्ध मठों को तोड़ना और तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा को तंग करना शुरू कर दिया। वर्ष 1959 में चीन की सेना ने लासा में तिब्बत के लिए जारी संघर्ष को कुचलने के लिए दलाई लामा को गिरफ्तार करने की साजिश रची। जब चीन की सेना दलाई लामा को गिरफ्तार करके बीजिंग ले जाना चाहती थी तो दलाई लामा रातों रात अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ भागकर हिंदुस्तान आ गए। चीन ने भारत से दलाई लामा को लौटाने के लिए कहा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस पर राजी नहीं हुए। तब से लेकर अब तक चीन दलाई लामा को अपना दुश्मन और तिब्बत का अलगाववादी नेता घोषित करता आया है। अब अगर आपके मन में दलाई लामा के बारे में जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई है तो आपकी इस इच्छा को हम पूरी कर देते हैं। दरअसल दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। बौद्ध मान्यता में दलाई लामा वो गुरु होते हैं जो मानवता की भलाई के लिए पुनर्जन्म लेते हैं और दुनिया भर के सभी बौद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। मौजूदा दलाई लामा बौद्ध धर्म के 14वें लामा हैं। वर्तमान दलाई लामा का असली नाम
लादमो दोनवूब है, जिनका जन्म 6 जुलाई 1935 को पूर्वी तिब्बत में हुआ था। उन्हें सिर्फ 2 साल की उम्र में 13वें दलाई लामा का अवतार मान लिया गया था। 14वें दलाई लामा 29 मई 2011 तक तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष रहे थे। फिर उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक शक्तियां तिब्बत की सरकार को दे दी थी। आज वो सिर्फ तिब्बती धर्मगुरु हैं। दलाई लामा भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, लेकिन चीन तिब्बत के संत को अपना बड़ा दुश्मन मानता है। दरअसल चीन को डर है कि दलाई लामा के प्रभाव से तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क सकती है। इसीलिए दलाई लामा जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं तो चीन के कान खड़े हो जाते हैं। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा से चीन की चिढ़ के बारे में शायद ही अब आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गया हो। लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीन को दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश जाने पर इतना ऐतराज क्यों है, तो इस सवाल का जवाब भी चीन की दादागिरी वाली चाल में छिपा है। दरअसल बात यह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। चीन कहता है कि 15वीं शताब्दी के दलाई लामा का जन्म तवांग में हुआ था, इसीलिए तवांग तिब्बत का हिस्सा है। लेकिन सच ये है कि 1914 में आजाद तिब्बत के प्रतिनिधियों ने शिमला में हुई बैठक में तवांग के इलाके को भारत को सौंप दिया था। चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा जमाने और दलाई लामा के भारत भागकर आने तक इस मुद्दे पर कोई ऐतराज नहीं जताया था। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने तवांग सहित पूरे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में वो अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर लाइन, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, उससे पीछे लौट गया था। तब से अब तक इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच अब तक 15 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बेनतीजा साबित हुई है। यही वजह है कि चीन को दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा से डबल हार्ट अटैक आया हुआ है, जिसके असर से चीन इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भारत में कोई कहां जाए, कब जाए, क्यों जाए, ये भारत तय करेगा, चीन नहीं। इसीलिए चीन की धमकियों पर ध्यान देकर भारत को न तो अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत है और न ही वक्त।